प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 12वीं कक्षा की आरोह भाग 2 पाठ्यपुस्तक के नमक कहानी के बारे में जानेंगे। इस कहानी को पढ़ने से पहले हम इस कहानी की लेखिका रज़िया सज्जाद ज़हीर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रज़िया सज्जाद ज़हीर का जन्म सन 1917 में 15 फरवरी को अजमेर राजस्थान में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जर्द गुलाब, ये उर्दू कहानी संग्रह है। इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश का पुरस्कार, अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड प्राप्त हो चुका है। इनका निधन 18 दिसंबर सन 1979 में हुआ था। हमारे दृढ़ संकल्प ही हमारी ताकत हैं, हमारा लिखना ही हमें जिंदा रखता है। रज़िया सज्जाद ज़हीर मूलतः उर्दू की कथाकार हैं। उन्होंने बीए तक की शिक्षा घर पर रहकर ही प्राप्त की। विवाह के बाद उन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1947 में वे अजमेर से लखनऊ आईं और वहां करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगी। सन 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों लिखे हैं। उर्दू में बाल साहित्य की रचना की है। मौलिक सर्जन के साथ साथ उन्होंने कई अन्य भाषाओं से उर्दू में कुछ पुस्तकों के अनुवाद भी किए हैं। रज़िया जी की भाषा सरल, सहज और मुहावरेदार है। उनकी कुछ कहानियाँ देवनागरी में भी लिप्यांतरित हो चुकी हैं, अर्थात कुछ कहानियाँ देवनागरी लिपि या हिंदी में भी अनुवादित हो चुकी हैं। रज़िया सज्जाद ज़हीर की कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास मिलता है। सामाजिक यथार्थ और मानवीय मूल्यों का सहज सामंजस्य उनकी कहानियों की विशेषता है। रज़िया सज्जाद ज़हीर की नमक शीर्षक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराए देश परदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े हुए हैं। विस्थापित होकर आई सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती हैं और सौगात के तौर पर वहां से नमक लाए जाने की फरमाइश करती हैं। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की अनुमति नहीं देते क्योंकि उसे ले जाना गैर कानूनी है। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाज़त देते हुए जिसे ले जाना गैर कानूनी है, दिल्ली को अपना वतन बताता है। इसी तरह भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त का कहना है, मेरा वतन ढाका है। राष्ट्र राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी हैं और मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगहें मुकर्रर कर चुके हैं मतलब निश्चित कर चुके हैं। इसके बावजूद ज़मीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाई हैं। राजनीतिक यथार्थ के स्तर पर उनके वतन की पहचान बदल चुकी है, किंतु यह उनका हार्दिक यथार्थ नहीं बन पाया है। एक अनचाही अप्रीतिकर बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया है, पर वह उनके दिलों पर कब्जा नहीं कर पाई है। नमक जैसी छोटी सी चीज़ का सफ़र पहचान के इस हार्दिक पहलू को परत दर परत उघाड़ देता है। यह हार्दिक पहलू जब तक सरहद के आर पार जीवित है, तब तक यह उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएंगी। लाहौर के कस्टम अधिकारी का यह कथन बहुत सारगर्भित है। उनको यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। रफ्ता रफ्ता मतलब धीरे धीरे। इसे पढ़ते हुए एक सवाल हमारे मन में ज़रूर उठ सकता है, क्या धर्म मजहब के आधार पर नई सरहदों के आर पार फेंक दिए गए लोगों
कि वह पीढ़ी जिनके दिलों में अपनी जन्मस्थली के प्रति गहरा लगाव है कि ख़त्म हो जाने पर रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। क्या नई पीढ़ी के आने पर यह उम्मीद बनी रहेगी? यह एक प्रश्न पढ़ते समय हमारे सामने उपस्थित होता है। आइए अब हम कहानी के बारे में चलते हैं। नमक। उन सिख बीबी को देखकर सफ़िया हैरान रह गई। किस कदर वह उनकी माँ से मिलती थी। वही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आँखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसी उसकी अम्मा मुहर्रम पर ओढ़ा करती थी। यहाँ पर सफ़िया ने सिख बीबी के रंग रूप चाल ढाल के बारे में बताया है कि वह उनकी माँ से कैसे बहुत अधिक मिलती थी। जब सफ़िया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान हैं, कल ही सुबह लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफ़िया के पास आ बैठीं और उसे बताने लगीं कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नफीस खाने, कपड़े के शौकीन, सैर सपाटे में रसिया, जिंदा दिली की तस्वीर। सफ़िया ने जब कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो सिख बीवी भी उनकी ओर आकर्षित हुई और घर की बहू से उनके बारे में पूछती हैं और बताने पर पता चलता है कि वो लाहौर जाने वाली हैं। सफ़िया लाहौर जाने वाली हैं और लाहौर का नाम सुनकर सिख बीबी खुश हो जाती हैं और लाहौर के बारे में याद करती हैं कि कैसा जिंदा दिली लोगों का शहर है और सैर सपाटे के रसिया लोग वहाँ बसते हैं, खाने कपड़ों के शौकीन लोग वहाँ पर बसते हैं और उसकी जिंदा दिल तस्वीर उनके सामने उभर आई। कीर्तन होता रहा। वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रहीं। सफ़िया ने दो एक बार बीच में पूछा भी, माता जी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक ही है, पर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया आंचल में समा जाते हैं। बात आगे चल पड़ती है मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह पर आ जाती है, साडा लाहौर। कीर्तन होता रहा। धीरे धीरे बात करती रही दोनों लोग। सफ़िया ने एक दो बार पूछा भी तो उन्होंने बताया कि हाँ, जब भारत विभाजन हुआ था तभी वह भारत आ गई थी और अब तो यहाँ उनकी कोठी भी बन गई है, लेकिन लाहौर उनको अब भी बहुत याद आता है और उनका लाहौर उन्हें बहुत प्यारा लगता है। कीर्तन कोई 11 बजे खत्म हुआ। जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और साफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी, तब साफिया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। वे दरवाजे पर खड़ी थी, हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। 15 दिन तो यूं गुजरे की पता ही नहीं चला। जिमखाना की सामें, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारी, उनका बस न चलता था कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ न कर दें। दोस्तों अजीज़ों की यह हालत की कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ। तो कीर्तन समाप्त हुआ तो धीरे से साफिया ने उनसे पूछा कि आपको लाहौर से कुछ चीज़ तो नहीं चाहिए। तो सिख बीबी ने उनसे लाहौरी नमक लाने की बात कही और लाहौरी नमक की पुड़िया लाने की बात कही। 15 दिन यूं ही गुजर गए और लाहौर में सफ़िया बड़े मज़े से रहती है और उनके लिए लोग कुछ न कुछ लाते रहते हैं। कहाँ रखें, कैसे पैक करें,
क्यों कर ले जाएं। एक समस्या थी, सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज की एक पुड़िया की, जिसके जिसमें कोई शेर भर लाहौरी नमक था। सफ़िया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? वह हैरान होकर बोला, नमक नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का क्या करेंगी आप? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज़्यादा नमक आया है। वह झुंझला गई। मैं हिस्से बखरे की बात नहीं कर रही हूँ। आया होगा। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। अब नमक ले जाने की बात उठी तो उसने अपने भाई से सलाह लेनी उचित समझी, और भाई ने सलाह दी कि नमक तो नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि नमक ले जाना गैर कानूनी है। और उसने यह भी बताया कि भारत के हिस्से में पाकिस्तान की अपेक्षा बहुत अधिक नमक आया हुआ है। भाई की समझ में कुछ नहीं आया। माँ का क्यों जिक्र था, वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखो बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है, और अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। कानून जो। वह बिगड़ कर बोली, निकल जाने का क्या मतलब है? क्या मैं चोरी से ले जाऊंगी? छिपा के ले जाऊंगी? मैं तो दिखा के, जता के ले जाऊंगी। भाई, यह तो आप बहुत ही गलत बात करेंगी। कानून? अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो। क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत मुरब्बत आदमियत इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान ही होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। हाँ, वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, वे शायर भी नहीं होते। उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। अरे बाबा, तो मैं कब कह रही हूँ कि वह ड्यूटी न करें? एक तोहफा है, वह भी चंद पैसों का। शौक से देख लें, कोई सोना चांदी नहीं, स्मगल की वस्तु नहीं, ब्लैक मार्केट का माल नहीं। अब आपसे कौन बहस करे? आप अदीब ठहरी। सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा जरूर ही घुमा हुआ होता है। वैसे तो आपको बता देता हूँ, आप ले नहीं जा पाएंगी, और बदनामी मुफ्त में हम सबकी भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं? तो यहाँ पर यह बताया गया है कि कैसे सफ़िया नमक की पुड़िया ले जाना चाहती है, लेकिन उसका भाई नमक की पुड़िया ले जाने से उसे मना करता है। सफ़िया इस पर थोड़ी गुस्सा हो जाती है, तो उसका भाई ये कहता है कि कस्टम वाले कोई शायर तो है नहीं जो बात पर आपकी बात पर सहमत हो जाएं और आपको नमक ले जाने दें। आप जो है लेखिका ठहरी, इसलिए लेखिकाओं का दिमाग थोड़ा सा घुमा हुआ होता है। उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या न जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा ज़रूर जानते हैं। और रही बात दिमाग की, तो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा हुआ होता तो यह दुनिया कुछ बेहतर ही जगह पर जगह हो जाती भैया। तो फिर उन्होंने आगे कहा कि यदि हमारा दिमाग कुछ घुमा हुआ होता तो यह दुनिया ज़रूर किसी बेहतर जगह पर पहुंच गई होती अब तक। मारे गुस्से की उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले रोज 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसे सारी पैकिंग रात को ही करनी थी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीज़ें धीरे धीरे समेट कर सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गईं। सिर्फ 2 चीज़ें रह गई। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे, एक दोस्त का तोहफा, संतरे और माल्टे का को मिलाकर पैदा किया गया फल, माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक, और दूसरी थी वह नमक की पुड़िया।
मारे गुस्से के उसके आंसू बहने लगे थे। उसका भाई भी सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले दिन 2 बजे उसको जाना था, इसलिए तैयारी रात में ही हो जानी थी और वह कमरे के दरवाजे को बंद करके रात में पैकिंग करने लगी, सामान बांधने लगी। धीरे धीरे सामान समेटकर सूटकेस में बंद सिमट कर समेटकर वह बिस्तर बंद में चली गई। सिर्फ 2-3 चीज़ें रह गई थी। एक छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे। कीनू के बारे में बताया गया है कि यह संतरे और माल्टे का मिला जुला रूप होता है। और दूसरी वस्तु थी नमक की पुड़िया। अब तक सफिया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ में ले लें और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दें। लेकिन अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था? हम अपने को सैयद कहते हैं, फिर वायदा करके झुठलाने से क्या मायने? जान देकर भी वायदा पूरा किया करना होगा, मगर कैसे? अच्छा, अगर इन कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो इन कीनुओं के ढेर में भला कौन इसे देखेगा? और अगर देख लिया? नहीं जी, फलों की टोकरियों तो आते वक्त भी किसी की नहीं देखी जा रही थी। उधर से केले, इधर से कीनू सब ही ले जा रहे थे। यह ठीक है, फिर देखा जाएगा। अब उन्होंने यह भी कहा कि वो वादा खिलाफ़ी नहीं कर सकती है और वो सैयद है और सैयद वादों के पक्के माने जाते हैं। तो उन्होंने एक तरीका निकाला कि फलों की टोकरी के अंदर रखकर वह नमक ले जाएगी। उसने कीनू कालीन पर उलट दिए, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी। एक बार झांककर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपनी किसी प्यारे की कब्र को गहराई में उतार दिया हो। कुछ देर उकड़ू बैठी वह पुड़िया को तकती रही और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिनमें शहजादा अपनी रान चीर कर हीरा छिपा लेता था और देवों, खौफनाक भूतों और राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। इस जमाने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती थी, वरना वह अपना दिल चीरकर उसमें यह नमक छिपा लेती। उसने एक आह भरी। फिर उसने कालीन पर कीनू उलट दिए और खाली टोकरी में नमक की पुड़िया नीचे रख ली। फिर झांक कर पुड़िया को देखा और महसूस किया कि जैसे वह किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार रही हो। उसने उकड़ू बैठकर पुड़िया को देखा और उन कहानियों को याद किया जो बचपन में उसकी अम्मा सुनाया करती थी, जिसमें कोई राजकुमार अपनी जांग को चीरकर हीरा छिपा लेता था और सबसे बचाकर वह उस हीरे सहित सरहदों के पार चला जाता था। वैसे ही वह सोच रही थी कि उसका दिल भी वो चीर सके और दिल में अपने नमक की पुड़िया छिपाकर ले जा सके तो कितना अच्छा होता। फिर वह कीनुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर, आसपास और फिर ऊपर, यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गई। आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे से खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और लेट कर दोहर ओढ़ ली। रात को तकरीबन 1:30 बजे मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स लहरा रहा था। कभी किसी तरह से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज़, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा। यह पाकिस्तान था।
यहाँ उसके 3 सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे। बाप की कब्र थी, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ थी जो उससे बड़ी मासूमियत से पूछते, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं जहाँ हम लोग नहीं आ सकते। उन सब के और सफ़िया के बीच एक सरहद थी और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था। यहाँ पर रात के 1:30 बजे वो जग जाती है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में सोचती है, अपने भाइयों और भतीजों के बारे में सोचती है जो पाकिस्तान में रहते हैं और स्वयं हिंदुस्तान में रहती है। भाई भतीजे ये कहते हैं कि वो हिंदुस्तान में क्यों रहती है, कल वह लाहौर चली जाएगी, हो सकता है साल भर बाद फिर आए, 1 साल से पहले तो वह आ भी नहीं सकती और यह भी हो सकता था कि अब कभी ना आ सके। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। फिर उसे एक सफ़ेद दुपट्टे का दूधिया आंचल लहराता दिखाई देने लगा जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहाँ से आए तो बहुत दिन हो गए। यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी है, हम यहाँ बस भी गए हैं, पर हमारा वतन तो जी लाहौर है। फिर दिखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास में फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा और उस हवा में रची हुई मौलसिरी की खुशबू और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए 2 इंसान सिर झुकाए चुपचाप उदास जैसे 2 बेजान परछाइयाँ। तुम कल चली जाओगी? हाँ। अब कब आओगी? मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। फिर यहाँ पर यह बताया गया है कि लाहौर के बारे में, उसके किले के बारे में, इकबाल की कब्र के बारे में, और फिर धीरे धीरे वह सपने में खोने लगी और सपने में उसे वही सिख बीबी दिखाई देती है, उसका दूधिया आंचल दिखाई देता है जिसमें झिलमिल सितारे लगे हुए होते हैं और वह यह कहती है कि सब कुछ तो उसने हिंदुस्तान में बरसा लिया है लेकिन फिर भी उसका वतन लाहौर है। फिर उसका भाई उसे दिखता है जो उसके साथ बैठा हुआ है और वह उससे पूछता है कि कल तुम चली जाओगी और अब कब आओगी? तो वह कहती है कि शायद अगले साल या फिर कभी नहीं। अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं, शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी दूब से एक पत्ती तोड़ी जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह कि नींद में करवट लेते समय उसका हाथ कीनुओं से लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा था। रसीले ठंडे कीनू जिनको लेते वक्त उसके दोस्त ने कहा था यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। सफ़िया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम से लेकर प्लेटफार्म पर टहल रहा था। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए कीनियों की टोकरी पर नज़र जमाए यह सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में केनियों के नीचे नमक की पुड़िया है। सफ़िया के जाने का समय निश्चित हो चुका है। सफ़िया प्लेटफार्म पर आ चुकी है और उसने कीनुओं की टोकरी के नीचे नमक की पुड़िया भी रख रखी है। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक झिरझिरी सी आई और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा। नमक कस्टम वालों को दिखाएगी वह। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली जिसमें उसका पैसों का पर्स और पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। ज़्यादातर मेज़ें खाली हो चुकी थी, एक दो पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वहीं एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल, आंखों पर ऐनक। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने तो थे मगर उन पर वह कुछ जच नहीं रही थी। सफ़िया कुछ हिचकिचा कर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ।
फिर सामान कस्टम में जांच के लिए जब जाने लगा तो सफ़िया ने यह निश्चित किया कि वो प्यार के तोहफे को, प्यार के पुरस्कार को चोरी छुपे नहीं ले जाएगी, प्यार के उपहार को चोरी छुपे नहीं ले जाएगी। और उसने फिर नमक की पुड़िया निकाल कर अपने हैंडबैग में डाल ली और कस्टम अफसर के पास चली गई और उससे हिचकिचा कर उसने पूछा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नज़र भर कर उसे गौर से देखा और बोले, फरमाइए। उनके लहजे में सफ़िया की हिम्मत बढ़ा दी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर गौर से देखा। मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो हमारी ही तरफ की मालूम होती हैं। अपने अजीज़ों से मिलने आई होंगी। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ। अपने भाइयों से मिलने आई थी। वे लोग इधर आ गए हैं। आपको आपको भी तो शायद इधर आए। जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे। हमारा वतन तो दिल्ली ही है। सफ़िया ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकाल कर उसके सामने रख दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक कर उनको सब कुछ बता दिया। हाँ, फिर सफ़िया ने धीरे धीरे कस्टम ऑफिसर को सारी बातें बता दी और यह भी जान लिया कि वो दिल्ली के रहने वाले थे और पाकिस्तान बनने के बाद ही पाकिस्तान आ गए थे। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब सफ़िया की बात खत्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया, अच्छी तरह लपेटा और खुद सफ़िया के बैग में रख दिया। बैग सफ़िया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। वह चलने लगी तो वे भी खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उस खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। फिर कस्टम ऑफिसर ने नमक की पुड़िया सफ़िया को देते हुए ये कहा कि आप परेशान न हो और जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा नमस्कार कहिएगा और यह पुड़िया जिनको देनी है उनको देते हुए यह कहिएगा कि उनका वतन अब तक लाहौर है और मेरा वतन दिल्ली। बाकी सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सफ़िया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफार्म पर आ गई और वे वहीं खड़े रहे। प्लेटफार्म पर उनके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार थे। हसरत भरी नज़रों, बहते हुए आंसुओं, ठंडी सांसों और भींचे हुए होठों के बीच से काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। कुछ समझ में नहीं आता था कहाँ से लाहौर ख़त्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। एक ज़मीन थी, एक ज़बान थी, एक सी सूरतें और लिबास, एक सा लब लहजा और अंदाज थे। गालियाँ भी एक ही सी थी, लेकिन दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी। सफ़िया फिर पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ आने लगती है और वहाँ पर वह थोड़ा सा भारत और पाकिस्तान के लोगों का वर्णन करती है कि दोनों तरफ ज़मीन एक है, रहने वाले एक जैसे हैं, दोनों की बोलियां एक जैसी हैं, लेकिन फिर भी दोनों के हाथों में भरी हुई बंदूकें हैं। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। सफ़िया का सारा सामान देखा जा चुका था। वह उन नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी जो बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे। देखिए, मेरे पास नमक है थोड़ा सा। फिर उसने हैंडबैग खोला और वह पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए, अटकते, झिझकते, हिचकिचाते हुए उनको सब कुछ कह सुनाया। उन्होंने सिर झुका लिया था, सुनते रहे, बीच बीच में सिर उठाते, गौर से उसे देखते, फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर सफ़िया को ऊपर से नीचे तक देखा। धीरे से बोले, इधर आइए ज़रा। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ध्यान रखिएगा। प्लेटफार्म के सिरे पर एक कमरा था, वे उसके अंदर घुसे। सफ़िया दाखिल होते हिचकिचाई। वे मुस्कुराकर बोली, आइए आइए ना।
जेब से रुमाल निकालकर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोला, बैठिए। सफ़िया ने पुड़िया और बैग को मेज पर रख दिया। बाहर की तरफ झांककर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। सफ़िया के पैर तले की ज़मीन खिसकने लगी। अब क्या होगा? देखिए, सफ़िया ने अमृतसर में फिर अपने नमक की बात कस्टम ऑफिसर को बता दी। कस्टम ऑफिसर ने उनकी बात सुनकर उन्हें धीरे से दूसरे कमरे में आने को कहा और वहां पर फिर एक पुलिस वाले को बुलाया। इस पर सफ़िया बहुत डर गई कि अब शायद वह उसे जेल भेज देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आगे देखिए क्या होता है। 2 चाय लाओ, अच्छी वाली। पुलिस वाला सफ़िया को घूरता हुआ चला गया। फिर उन्होंने मेज की दराज खींची और उसके अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को सफ़िया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफ़ा खोल दिया। बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेजी में कुछ धुंधले शब्द थे। शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दासगुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। तो आप क्या ईस्ट बंगाल के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है, उन्होंने बड़े फ़ख्र से जवाब दिया। तो आप यहाँ कब आए? जब डिवीज़न हुआ तभी आए, मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था, पर नज़रुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे। जिस दिन हम रात यहाँ आ रहे थे उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे यह किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते थे। यहाँ पर सुनील दासगुप्त जो बंगाली था और भारत में नौकरी करता था, भारत में वो विभाजन के समय ही आ गया था और उसने अपनी बात बताई और अपने मित्र के बारे में बताया और उसने कहा कि वह कलकत्ता में रहता है लेकिन फिर भी अपने वतन आता जाता रहता है, ढाका आता जाता रहता है। आगे देखिए, वतन। सफ़िया ने जरा हैरान होकर पूछा, मैंने आपसे कहा न कि मेरा वतन ढाका है। उन्होंने जरा बुरा मानकर कहा, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। सफ़िया जल्दी से बोली, तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया है। उन्होंने चाय की प्याली सफ़िया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर बोले, वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाब की बात क्या है। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा भी कुछ और है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया सफ़िया के बैग में रख दी और खुद बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। सफ़िया ने उनके पीछे चलना शुरू किया। जब सफ़िया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफ़िया सोचती जा रही थी, किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। यहाँ पर सफ़िया सुनील दासगुप्त से बात करती है और उन्होंने फिर अपने वतन के बारे में बताया कि उनका वतन तो अब भी ढाका है। सफ़िया वतन की बात सुनकर हैरान होती है, लेकिन फिर वह आगे बढ़ती है। तब उन्होंने चाय की प्याली सफ़िया की तरफ खिसकाई और खुद भी चाय पी और फिर उन्होंने कलकत्ता के बारे में बताया कि कलकत्ता में समुद्र का पानी खारा है और उससे नमक बनता है, लेकिन उनके देश के नमक की बात तो कुछ अलग ही है। उन्होंने फिर चलते वक्त पुड़िया सफ़िया की बैग में रख दी और खुद बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। सफ़िया उनके पीछे चलने लगी और जब पुल को उसने पार कर लिया तो पुल की सीढ़ियों पर नीचे खड़े होकर वो चुपचाप खड़े थे। सफ़िया यह सोचती रही, किसका वतन कहाँ है और वह कस्टम जो इस तरफ है या
उस तरफ है। इसमें कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ है, उसके वतन कहाँ है, कौन से लोग किस जगह पर अपने आप को मानते हैं, अर्थात वो सरहद के इस पार का मानते हैं या उस पार का मानते हैं। यही भावना उनके मन में अपने देश के प्रति और अपनी जन्मभूमि के प्रति प्यार को जगाती है। यह रहा आपका पाठ नमक। इसके प्रश्नोत्तर हम बाद में देखेंगे। धन्यवाद।